हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी के इस मंच पर। और आज हम लोग हाजिर हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, सिविल सेवाओं में सुधार। सिविल सेवाओं में सुधार यानी कि सिविल सर्विसेज जो रिफॉर्म है, उसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम ये हमसे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अलावा स्टेट पीसीएस में भी हमसे पूछा जा सकता है। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम चलते हैं कि आइए इस टॉपिक को हम किस दिशा में लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सिविल सेवाओं में आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि चुनौतियां हैं तभी तो सुधार की ज़रूरत पड़ी है। दूसरा, इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं, यानी कि सरकार के प्रयास क्या हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अपने सुझाव, वे फॉरवर्ड के तौर पर। अब इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पूरे टॉपिक को अपने जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से टैकल कर लेंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सिविल सेवाओं में आखिर में क्या क्या चुनौतियां हैं। अब अगर हम लोग चुनौतियों में बात करें, क्योंकि चुनौतियां ही हमें सुधार की तरफ प्रेरित करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ जर्नल जो इसमें चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो जर्नल हैं, लेकिन हम इसको पहले एक ऑर्गेनाइज वे से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चुनौती लेटरल एंट्री का सीमित उपयोग। अभी लेटरल एंट्री व्यापक स्तर पर नहीं की जा रही है, क्यों इसका प्रभाव क्या हो रहा है? क्योंकि इसका प्रभाव है कि हम इसका पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे। दूसरा, हम लोग बात करें बढ़ती एज में अगर आप लोग बात करेंगे कि 28-30 साल में जाकर के हम ब्यूरोक्रेट्स तैयार कर पा रहे हैं, या लोग बाग ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, या हमारा युवा लगभग 38 से 30 साल की एज में जाकर के सिविल सेवाओं को क्वालिफाई कर पा रहा है। इसके अलावा संवेदन विहीनता, यानी कि वो सेंसिटिविटी उसके अंदर से मर जाती है। कब मरती है? कुर्सी को पाने के बाद। यानी कि जब उसे कुर्सी मिल जाती है तो फिर वो गैर संवेदनशील हो जाता है। और किस तरीके से गैर संवेदनशील हो जाता है आप लोगों ने देखा होगा। गरीब, या फिर अगर मैं बात करूं योजनाओं पर ध्यान नहीं होता है। योजनाओं पर ध्यान नहीं होता है तो आपने देखा होगा किस तरीके से जब आईपीएस, जो लोग सिविल सेवा में जो आईपीएस के थ्रू आते हैं, जब वो आईपीएस होते तो इंडियन पुलिस सर्विस के तौर पर आते हैं, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन कब वो धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिकल सर्विस की तरफ मूव हो जाते हैं, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग कब इंडियन पॉलिटिकल सर्विस की तरफ मूव हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो इसका कारण है कहीं ना कहीं संवेदन विहीनता उन लोगों के अंदर पैदा हो जाती है, जो गरीब को न्याय दिलाने में या योजनाओं पर उनका ध्यान ना होकर के वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ट्रेनिंग में कमी है सिविल सर्वेंट की। आखिर में किस तरीके से ट्रेनिंग में कमी है वो हम लोग देखते हैं कि हम उन्हें इस तरीके से ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग में हम इस तरीके से उन्हें ग्रूम ही नहीं कर पा रहे हैं। कैसे ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं? वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, प्रेशर झेलने में असमर्थ हैं। अब आप लोग कहेंगे कैसे? आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ सिविल सर्वेंट जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आप एलडीए में आप बात करें, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो मुझे शायद याद आ रहा है 2017-18 की घटना है। वहाँ एक आईएएस ने सुसाइड कर लिया अपने फ्लैट पर, और भी तमाम सारी घटनाएं आप लोग देखते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से एक युवा जो इतने मतलब सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाता है और एथिक्स का पेपर भी वो लिखता है, और वो प्रेशर नहीं झेल पाता है और वो आत्महत्या कर लेता है।
फिर वो एथिक्स का पेपर लिख के जाता है, ट्रेनिंग होती है उसकी बाकायदा, और फिर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, भ्रष्टाचार करता है। किस तरीके से भ्रष्टाचार करता है आप लोग देखा होगा आपने कि एक आईपीएस नकल कर रहा है, किसके लिए? आईएएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए वो नकल कर रहा है। तो इस, और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आपने देखा होगा ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी आईएएस या ट्रेनी पीसीएस, जो ट्रेनिंग लोग होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान ही वो ट्रेनिंग के दौरान क्या करते हैं, रिश्वत लेने लग जाते हैं। तो उनको किस तरीके से टीम पकड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग में कमी है कि वो इंसान जो एथिक्स का बाकायदा पेपर लिख के आ रहा है, उस एथिक्स के पेपर के बावजूद वो इन भ्रष्टाचारों में संलिप्त है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस पर, पूरी की पूरी प्रोसेस पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्तर पर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट आखिर चैलेंज क्या है, कि राजनीतिक दखल। राजनीतिक दखल क्या है? आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, राजनेता दखल देते हैं, ये करिए, ये मत करिए। आपको अपनी जो प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी टीम है, उसमें टीम में फेरबदल करने के लिए आपके पास कॉल आते हैं, आपको प्रेशराइज किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक नेक्सस क्रिएट होता है, एक नेक्सस बन जाता है। किन किन लोगों का? पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल और आपके ब्यूरोक्रेट्स का, और कहीं ना कहीं इसमें आपके कैपिटलिस्ट का। तो ये तीन लोग कहीं ना कहीं एक नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो एक जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, फाइल वर्क ज़्यादा है किसके? फील्ड वर्क की तुलना में। आपको फाइल वर्क ज़्यादा करना है, फील्ड वर्क बहुत कम है। जबकि आप जब क्षेत्र में नहीं निकल के जाएंगे तब तक आप जनता से या क्षेत्र की समस्याओं से आप कैसे अवगत होंगे? आपको फाइल वर्कों में ही आपको उलझा रहना पड़ रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट, साफ फैजल जैसे जो लोग हैं, या फिर साफ फैजल जैसे जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक अपना भाग्य भारत के साथ नहीं देख रहे हैं, वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। भारत के साथ वो भाग्य नहीं देख रहे हैं अपना। किस तरीके से नहीं देख रहे हैं? उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर, एक सिविल सर्वेंट कह रहा है कि कश्मीर भारत के साथ अपना भाग्य नहीं देखता है। तो आप सोच सकते हैं। फिर वहीं एक दूसरे सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता हो तो गोपीनाथ कन्नन या कन्नन गोपीनाथ, गोपीनाथ कन्नन ने, आप लोगों को पता है कि किस मुद्दे पर मतलब सरकार का विरोध किया था? आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी तब इस मुद्दे पर वो सरकार के बिल्कुल विपक्ष चले गए थे, इस्तीफा दिया उन्होंने, सरकार के खिलाफ बोले। तो इस तरीके से अगर हम लोग और देखें तो जो नेक्स्ट जो चुनौती है, या फिर जो चुनौती ही बोलेंगे, सिविल सेवाओं का सिंड्रोम बढ़ रहा है। एक सिंड्रोम किस तरीके से बढ़ रहा है? सिंड्रोम बढ़ रहा है। अब सिंड्रोम किस तरीके से है वो हम देखना चाहें तो सिंड्रोम में आप देखेंगे कि इसकी जो चमक है, इसकी जो पावर है, इसके कारण बच्चे अपनी ग्रेजुएशन तक, यानी कि यूजी और पीजी भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो उनके पेरेंट्स उनको कोचिंग कल्चर में डाल देते हैं, कोचिंग कल्चर में उनको ज़बरदस्ती धकेला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिविल सेवा का सिंड्रोम हमने इतना बड़ा हुआ क्रिएट कर दिया है कि आखिर क्या बनना है, हमें ब्यूरोक्रेट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक सिंड्रोम दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद अगर मैं और नेक्स्ट स्टेज पे बात करूं तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम के अंदर ही आप लोग देखेंगे तो आईएएस वर्सेस आईपीएस। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं कमिश्नरी जो तंत्र है उससे कहीं ना कहीं इनकी शक्तियों में आपस में टकराहट शुरू हुई है, क्योंकि कमिश्नरी तंत्र में जो पुलिस कप्तान है उसकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं और डीएम की शक्तियाँ, क्योंकि जो एसएसपी है उसकी पावर बढ़ रही है और डीएम की शक्तियाँ छीनी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें टकराहट हो रही है। अब इसके बाद सिस्टम में ही अगर हम लोग एक और बात करें तो आईएएस वर्सेस आईआरएस, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज।
जो राजस्व मतलब जो राजस्व वाले हैं उन लोगों का क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो वित्त मंत्रालय में जो पोस्टिंग है, वित्त मंत्रालय में सचिव के पद को लेकर के टकराव है, क्योंकि मंत्रालय द्वारा आईएएस को नॉमिनेट किया जाता है और इस बात का विरोध आईआरएस दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्हें आखिर में राजस्व की या वित्त की क्या जानकारी है। जो सचिव होना चाहिए वो सचिव हमारे आईआरएस से होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब सिस्टम में भी अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिला स्तर पर विवेक ज़्यादा है, जिला स्तर पर विवेक शक्ति ज़्यादा वर्सेस सचिव स्तर पर फाइल वर्क ज़्यादा। यही कारण है कि इसी कारण की वजह से आज केंद्र में डेपुटेशन पर आईएएस नहीं जा रहे हैं। केंद्र की डेपुटेशन में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। तो उसी की वजह से सरकार को मतलब कहीं कहीं सिविल सर्विसेज के जो एक्ट है उसमें रिफॉर्म लाना पड़ा है। तो वो हम लोग भी लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या काम चल रहा है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अब इन चुनौतियों के बाद अगर मैं कुछ आपसे बात करूं तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक जर्नलाइज्ड अप्रोच के साथ हैं, जर्नलाइज्ड अधिकारी हैं, वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं जो लेटरल एंट्री है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है, क्योंकि जर्नलाइज्ड अधिकारी है हमारे पास। अब ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी। अगर इसके अलावा मैं कुछ अन्य प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो कुछ अन्य प्रॉब्लम में, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि सिविल सेवा में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर चुनौतियाँ हैं, उनके तौर पर अगर मैं आपसे कुछ जर्नलाइज जो प्रॉब्लम है उनकी बात करूँ तो देखिए, नॉर्मल हम लोग बात कर लेते हैं। ये भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, भाई भतीजावाद, ईमानदार अफसरों का शोषण। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ईमानदार अफसर हैं उनका किस तरीके से शोषण होता है। इसमें आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, अशोक खेमका। किस तरीके से अपने जीवन काल में लगभग 60 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके। इसके अलावा कोई जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव। आप किसी की हिम्मत है कि जिले में उनसे पूछ ले किसी भी स्कीम के बारे में, हालांकि नेता उनसे पूछते हैं या उनके ऊपर भी हायर अथॉरिटी है, लेकिन इतनी हिम्मत आसानी से किसी की नहीं है कि उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे। इसके अलावा सीक्रेट ट्रांसफ़र का दबाव, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ईमानदार अफसरों का शोषण है, ये कहीं ना कहीं इससे लिंक है। तो ये जर्नलाइज कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं कि ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी जर्नल हैं। अब इसके साथ इसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करूं कि आखिर में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स में अगर हम लोग बात करें कि सरकार को इसकी गंभीरता पता है, तो सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग प्रयास देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से सरकार ने कैडर रूल चेंज किए हैं, कैडर रूल में परिवर्तन हुआ है। कैसे, किस तरीके से? कैडर रूल में 10% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके फाउंडेशन मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसके बाद आपका कैडर डिसाइड होगा। पहले मार्क्स केवल जो आपकी रैंक आ जाती थी उससे ही आपका कैडर डिसाइड हो जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कैडर रूल में चेंज हुआ है जो काफ़ी सराहनीय है। इसके अलावा हम लोग लेटरल एंट्री के ऊपर बात कर रहे थे। लेटरल एंट्री भी एक सुझाव है, सुधार किया है सरकार ने, हालांकि सीमित स्तर पर है लेकिन सुझाव है। भ्रष्ट और निष्क्रिय यानी करप्ट और जो पैसिव लोग हैं उनको सरकार ने कहीं ना कहीं वीआरएस दिया है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट उन्हें दी जा रही है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। इसका एक एग्जांपल, हालांकि क्या वो सही है या गलत है, लेकिन यूपी सरकार में मुद्दा कुछ भी हो सकता है,
लेकिन यूपी सरकार ने किस तरीके से अपने अपने कई अधिकारियों को वीआरएस दिया है। इसके अलावा अगर मैं एक और आपसे बात करूं कि सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो मिशन कर्मयोगी होलिस्टिक व्यू जानने के लिए, इसके लिए आई गॉट पोर्टल का स्थापना की गई है। यहाँ से सिविल सेवकों का मतलब उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए, उनकी समीक्षा के लिए ये मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सिविल सर्विसेज कैडर रूल्स 1964 में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट किया गया है, उनको बदलाव किया गया है, और बदलाव करके 2022 में इनमें अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट में आप लोग जान सकते हैं किस तरीके से डेपुटेशन पॉलिसी को बदला गया है। हालांकि ये एक अन्य मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुझाव में इसको लिख सकते हैं। इसको हम किसी ने ब्रीफ से डिस्कस करेंगे कि आखिर सिविल सर्विसेज कैडर रूल को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो एक अलग मुद्दा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी ब्रॉड स्तर पर उसने काम किया है। कैडर रूल, चाहे कैडर रूल हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, या वीआरएस का काम हो, या फिर मिशन कर्मयोगी हो, या फिर कैडर रूल 1964 हो। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आखिर में हमें क्या सुझाव हमें देने चाहिए इस व्यवस्था में सुधार के लिए। तो इस व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझावों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आखिर क्या सुझाव हम देंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं लेटरल एंट्री को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेटरल एंट्री को बढ़ावा देने से आखिर क्या होगा, टैलेंट का यूज़ होगा। टैलेंट का यूज़ किस तरीके से होगा, आप लोग देख सकते हैं। रघुराम राजन हो या मोन्टेक सिंह आलूवालिया हो, नीति आयोग वाले, नीति आयोग नहीं, योजना आयोग, तो कहीं कहीं इन लोगों का जो हमने इनकलकेट किया है, इन लोगों को लेटरल एंट्री के थ्रू किया है, और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हमारे सामने आए। अब इसके बाद अगर दूसरा हम सुझाव देखें तो 1960 के जो रूल्स हैं उनको भी अपडेट किया जाना चाहिए करंट सिचुएशन से। अब हमने कैडर रूल तो अमेंड कर दिए हैं, लेकिन सारे रूल्स को अपडेट करना चाहिए हमें। फिर इसके बाद पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एक निश्चित समय तक काम करने की आज़ादी, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति एक फ़िक्स टाइम तक वो काम नहीं करेगा तो फिक्स टाइम तक फिर वो ज़िले की या फिर किसी अपने विभाग की रूपरेखा किस तरीके से दशा को चेंज करेगा। तो एक फ़िक्स टाइम हमें देने की ज़रूरत है। इसके बाद अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें यानी कि ट्रांसफ़र और दंडात्मक कार्रवाई के लिए ये हमें एक राज्य स्तर से आयोग के गठन की ज़रूरत है, जो इन सारी चीज़ों के लिए सिफारिश करेगा। देन इसके बाद अगर हम लोग और बात करते हैं कि आखिर सरकार ने क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सिविल सर्वेंट्स को संविधान और जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, उसको उनके प्रति सम्मान करना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, न कि किसी राजनेता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हालांकि वो सरकार का नुमाइंदा है जिले स्तर पर, वो किसी राजनेता का या किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। अगर हम डीएम की बात करें, एसएसपी की बात करें, या किसी सिविल सर्वेंट की बात करें, इन सब के अलावा हमें एक सुझाव इसमें देख सकते हैं कि वन नेशन वन सर्विस की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, देखिए अब आप कल्पना कीजिए कि भारत में कितने राज्य, लगभग 28 राज्य, 28 राज्यों का अपना अपना पीएससी आयोग। मुझे नहीं पता कितने राज्यों का पीएससी है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जर्नली अगर एक बात करें तो लगभग 28 राज्यों का पीएससी आयोग, और पीएससी आयोग का अपने अपने स्तर से परीक्षा कंडक्ट कराना अलग से। फिर इसके साथ यूपीएससी का अपना अलग से एक परीक्षा का कंडक्ट कराना। क्या ये सारे आयोग अपनी पावर को यूपीएससी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं?
इनको एक आइडियल बात कर रहे हैं कि इनको अपनी पावर यहाँ ट्रांसफ़र करनी चाहिए। जब पावर सारी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जैसे आप लोगों को पता है कि लगभग 5-6 से 7 लाख लोग यहाँ बैठते हैं, तो इसमें से लगभग आपको पता है कि 10 से 12 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं, और इसमें से लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों को, 2.5 से 3 हज़ार मान लेते हैं, इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और फिर उसमें से लगभग 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कितना खर्चा हो रहा है। इस खर्चे को और इसके डुप्लीकेशन को बचाने के लिए क्या हम इसी परीक्षा के माध्यम से इन लोगों में से ज़्यादा लोगों को, यानी कि हम यहाँ पर, आपको नहीं लगता है कि हम यहाँ से लगभग हम 40 या 50 हज़ार लोगों को मेंस के लिए बुला लें, और हम लगभग 10,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लें? हालांकि पेपर यूपीएससी कंडक्ट करा देगा और पूरा का पूरा इंटरव्यू का सारा काम भी यूपीएससी देखेगा। उसके बाद यूपीएससी को अपने स्तर पर जिनकी टॉप रैंक आएगी, इसमें से जो हमने जैसे मान लिया इंटरव्यू के लिए, और हमें टोटल चाहिए 6,000, सारे राज्यों को मिला करके 6 या 7,000, तो इन 6,000 लोगों को फाइनल सिलेक्शन के बाद ऊपर के 1,000 को यूपीएससी ले सकता है, नीचे के जो 5,000 हैं उनको राज्यों में, स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं एक सुधार किया जा सकता है जो काफ़ी बड़े स्तर पर डुप्लीकेशन को बचा सकता है। छात्रों का इससे पैसा बचेगा। ये एक अन्य सुझाव है, इसको हम बड़े स्तर पर डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं कि स्टेट अपने पावर्स को क्यों छोड़ना चाहेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन ये ऐसा किया जा सकता है। अब इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे कुछ सुझाव हैं। इन सुझावों में के साथ आप लोगों ने के पास भी कुछ निसंदेह कुछ अपने सुझाव होंगे, आप उनको वैल्यू एडिशन के तौर पर ऐड करिए। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से आंसर को लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, जो आपको क्वेश्चन लिखना है। भारत में सिविल सेवा अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स, 20 अंक में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा लिखने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम आपसे किसी अन्य टॉपिक पर। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।